बच्चों ये बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा भी है। जब भी हम लोग साइंटिफिक रिसर्च पर खर्चा करेंगे तो हमें अच्छी खासी डिडक्शन मिल जाएगी, एज ए एक्सपेंसेस वो अलाउ हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए इस पर बहुत आपको अमाउंट काफ़ी ज़्यादा एग्जम्प्ट मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। वो सब रूल क्या है सेक्शन 35 से रिलेटेड वो हम सीखते हैं। बच्चों सेक्शन 43 सबसेक्शन 4 आपको बताता है साइंटिफिक रिसर्च क्या है। उसमें ये लिखा है साइंटिफिक रिसर्च मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंसेज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी। ये एक साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात है। अगर आपको ये नहीं भी मालूम होगा तो कोई टेंशन नहीं है। हम इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली है कैटेगरी ए, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एसएससी। एसएससी ने खुद खर्चा किया है। तो बोथ रिवेन्यू, चाहे वो रिवेन्यू नेचर हो चाहे कैपिटल नेचर हो, जो भी एसएससी ने खर्चा किया है 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी। 100% डिडक्शन प्रोवाइडेड द रिसर्च इज रिलेटेड टू एसएससीज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। एसएससी का अपना बिजनेस है, उसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, 100% खर्चा अलाउड हो जाएगा, चाहे वो रिवेन्यू नेचर है चाहे वो कैपिटल नेचर है। 100% खर्चा अलाउड हो जाएगा। बच्चों बहुत बड़ी बात है, अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदी 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए का खर्चा मिल जाएगा आपको उसी साल में। डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो धीरे धीरे मिलता है 10 सालों में। 10% है तो 10 साल में जाकर मिलेगा, और डब्ल्यूडीवी है तो 10 साल से भी ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर 100% उसी साल, अगर आपको 100% उसी साल खर्चा मिल गया, मतलब ये मानो डेप्रिसिएशन 100% हो गया, तो क्या अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर तो 100% लग चुका है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एक्सपेंडिचर रिवेन्यू नेचर के हैं तो क्या होगा? एक्सपेंसेस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले रिसर्च कर रहे हैं, तो रिवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस ऑन सैलरी, परक्यूजिट नहीं है, एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट। सैलरी to research staff and material used in research incurred during 3 years preceding the date commencement of business shall be allowed 100% deduction in the year in which business is commenced। मतलब ये कि जिस ईयर में आपका बिजनेस शुरू हुआ है, उसी ईयर में आपको पिछले 3 सालों के रिवेन्यू नेचर एक्सपेंस अलाउ हो जाएंगे जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया। तो डेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट से पिछले 3 साल देखेंगे, और उन 3 सालों के सारे खर्चे आपको उस साल अलाउ होंगे जिस साल आपने बिजनेस शुरू किया। क्लियर? रिवेन्यू नेचर है, सैलरी वगैरह है, इसमें परक्यूजिट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए वो भी देख लीजिएगा। एबीसी लिमिटेड है, उन्होंने बिजनेस शुरू किया 1/7/2019 को, तो 3 साल पहले तक का 1/7/2016 से 1/7/2019 तक। बट बिफोर कमेंसमेंट द कंपनी हैज इंकर्ड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस 2 लाख ऑन साइंटिफिक रिसर्च फ्रॉम 1 जुलाई 2016। 3 साल का टाइम यहीं से शुरू होता है। Onwards, and the prescribed authority has certified expenses of 1.5 lakhs. In this case, 1.5 lakh shall be allowed in previous year 1920। तो बच्चों जिस साल आपका ईयर स्टार्ट होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा, उसी साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट इफ एनी एक्सपेंसेस हैज इंकर्ड प्रायर टू 1/7/16, 3 साल पहले से की डेट है ये, उससे 3 साल से भी पुरानी बात है, तो आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा। खर्चा अलाउ होने के लिए 3 साल के अंदर अंदर के खर्चे जरूरी है।
और अगर आप उन खर्चों की बात करो जो हुए हैं बिजनेस शुरू होने के बाद, तो 100% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस डन ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस कैरिड ऑन बाय द असेसी, तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने क्या कहा था, 100% खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के शुरू होने से पहले खर्चे हुए हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द 3 years preceding the date of commencement of business shall also be allowed as deduction in the year of commencement of business, but capital expenses incurred for acquisition land is not allowed as deduction। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है 3 साल तक का, जैसे हमारा रेवेन्यू में था, तो जिस साल बिजनेस शुरू हुआ उस साल हमें खर्चा पूरा अलाउ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लैंड नाम की एक असेट होती है, जमीन खरीदोगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। बट कैपिटल एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग लैंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, जमीन खरीदोगे तो उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड ने परचेज किया है प्लांट साइंटिफिक रिसर्च के लिए 30 लाख रुपए का, तो सारा का सारा खर्चा पीएनएल में चला जाएगा क्योंकि सारा खर्चा अलाउड है। बट इफ द कंपनी हैज परचेज लैंड फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, expenses is not allowed. Similarly, if building has purchased for 40 lakh and cost of land is 25 lakh, तो 25 lakh अमाउंट 40 lakh में से अलग करके बचा हुआ 15 lakh की ही आपको डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। और अगर आपका बिजनेस शुरू हो गया है और उसके बाद में आपने कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस किए हैं तो 100% खर्चा अलाउ हो जाएगा, ऐसे डेप्रिसिएशन या वैसे। This deduction is available even if the assessee has not been put to use for the purpose of scientific research। अगर अभी यूज करना शुरू नहीं किया तो भी। set off of unabsorbed capital expenditure, if profit of the business before adjusting capital expenditure of scientific research is less than the capital expenditure of scientific research and full amount of capital expenditure could not be set off, then the amount which cannot be set off is known as unabsorbed capital expenditure of scientific research। जैसे हमने पढ़ा था unabsorbed depreciation, ऐसे ही unabsorbed capital expenditure on scientific research, सब चीजें वैसी ही चलेंगी। The set off and carry forward of unabsorbed scientific research expenditure shall be done in the same manner as that of unabsorbed depreciation। यहाँ पर भी बता दिया गया। अब हम बात करते हैं कि आप अपने लिए साइंटिफिक रिसर्च खुद नहीं कर रहे हैं, आप किसी और को पैसा दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन मेड टू अदर्स बाय असेसी। असेसी कैन क्लेम डिडक्शन इवन इफ ही मेक्स डोनेशन फॉर रिसर्च। अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हैं पैसा रिसर्च के लिए तो भी आपको छूट मिलेगी, वेदर और नॉट कनेक्टेड टू द असेसीज बिजनेस, आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, आपको फिर भी छूट मिलेगी। Deduction allowed shall be as follows. To whom contribution can be given or deduction? Approved research association है जो साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड कॉलेज, अप्रूव्ड अदर इंस्टीट्यूट, मीन्स अप्रूव्ड है कुछ भी फॉर द यूज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड और अनरिलेटेड टू असेसीज बिजनेस। तो आपने जो पैसा दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो आपने जिसको भी दिया है वो अप्रूव्ड होना चाहिए और आपको 150% की छूट मिलेगी। 100 रुपए देंगे तो 150 रुपए का खर्चा माना जाएगा, 150 की आपको डिडक्शन मिलेगी। तो इसमें क्या पढ़ा हमने, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज एक्सेट्रा 150%। फिर है एन अमाउंट पेड टू अ कंपनी टू बी यूज बाय an amount paid to company to be used by it for scientific research provided that all of the following conditions are satisfied। such company is registered in India, Indian company हो, बाहर की company ना हो। the company has its main object the scientific research and development, main काम इनका यही है। the company is approved by the prescribed authority।
तो अगर आपने किसी को कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दिया है, वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च करना है और कंपनी अप्रूव्ड कंपनी है, तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। तो पिछले में भी अप्रूव्ड वर्ड आया था, लेकिन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड कॉलेज, अप्रूव्ड अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशंस और एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन which have as its object doing scientific research in social science or statistical science, whether research is related or unrelated, 100%। मीन्स आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हैं पैसा, 150% मिलेगा अगर वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज है, और सेकेंड पॉइंट में हमें 100% मिलेगा अगर हमने पैसा दिया है कंपनी को और कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च करना है और प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। 100% छूट मिलेगी। फिर है अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन जिसका मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च करना है, 100% मिलेगी। नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड फॉर द असेट फॉर विच डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35। अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च की वजह से 100% की छूट मिल गई है तो आपको अलग से कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ना ही इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। It is not necessary that the assessee should himself carry on scientific research. The deduction is available even if the expenditure is done for scientific research carried on by some other person. तो कोई और भी रिसर्च कर सकता है। तो बच्चों ये था हमारा रिसर्च से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 17 देखेंगे। स्पेशल नोट के बाद में बात कर लेते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर या कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक रिसर्च के लिए या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, वो आपको कब अलाउ होगा, ओल्ड या न्यू स्ट्रीम में कब अलाउ होगा कब नहीं होगा, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, अगर 115 BAC में है तो आपको अलाउ है या नहीं, और अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम जो हमारा ऑप्शनल टैक्स था पुराना वाला, उसके अंदर आपको अलाउ है या नहीं, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन हाउस रिसर्च एक्सपेंडिचर पर, जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए असेसी का अपना बिजनेस है। तो अगर असेसी अपने बिजनेस के लिए इन हाउस रिसर्च पर खर्चा करता है, चाहे वो रिवेन्यू नेचर हो, चाहे वो कैपिटल नेचर हो अदर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, तो वो दोनों में ही अलाउड है, ओल्ड प्लस न्यू। कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, अगर आप किसी को कंट्रीब्यूट करते हैं तो ओल्ड रिजीम में वो अलाउड है और न्यू में अलाउड नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। In case of individual HUF A or BOI carrying on specified business under section 35 AD would be available only if they exercise the option of shifting out of the default tax regime under section 115 BAC 1 है। इसका मतलब 35 AD का भी बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप डिफॉल्ट टैक्स 115 BAC से बाहर जाएंगे। If assessee is paying concessional rate of tax under default tax regime under section 115 BAC, deduction under section 35 AD would not be available. ये भी आपको ध्यान रखना है। A company would not be eligible for deduction under section 35 AD if it opts for the special provision under section 115 BAA and BAB.
तो इनकम टैक्स कंपनी के लिए भी अलाउ नहीं होने वाला है। Once the assessee has claimed the benefit of deduction under Section 35AD for a particular year in respect of specified businesses, he cannot claim benefit under Chapter 6A under the heading Deduction in respect of certain income or Section 10AA for the same or any other year and vice versa. तो कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए 35AD और सेक्शन 35 आपको कब डिडक्शन मिलेगी कब नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात है, आप इन हाउस रिसर्च खुद करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड तो कोई भी टैक्स रिजाइम हो आपको अवेलेबल है, लेकिन अगर आप किसी को आउटसाइडर को कंट्रीब्यूट करते तो डिफॉल्ट में आपको नहीं मिलेगा, आपको शिफ्टिंग के केस में ही मिलेगा डिडक्शन। एकदम व्हाइट से ब्लैक हो गया बैकग्राउंड। चलिए, यहाँ लिखा है एग्जाम्पल नंबर 17 है, एक्स लिमिटेड है, इनका इंकॉर्पोरेशन हुआ है। हमारे प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, उससे 3 महीना पहले 1 जनवरी से, और ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं टायर और ट्यूब्स मोटर व्हीकल के लिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रीवियस ईयर में ही 1 मई से शुरू हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन 1 जून से शुरू हुआ है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो इंस्टॉल हुई है वो 55 करोड़ है और इसमें से सेकेंड हैंड प्लांट है 20 करोड़। तो जो 55 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ सेकेंड हैंड है। एंड न्यू प्लांट मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च है 15 करोड़। साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो बाकी कितना बचा 20 करोड़, वो न्यू है बट नॉट फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो हमसे पूछा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर सेक्शन 32। देखिए, एक तो ये कि ये जो है इसके ऊपर हमारा प्लांट एंड मशीनरी पर 15% का बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन लगता है, तो इसके ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो आ जाएगा 3 करोड़। इसके ऊपर सेक्शन 35 में डिडक्शन मिलेगी, सो नो डेप्रिसिएशन। सेक्शन 32 में अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की तो यहां पर नहीं मिलेगा। न्यू पर भी 15% मिलेगा और दोनों ही पहले है 180 दिन से ज्यादा है, तो 3 करोड़। तो 6 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन मिलेगा, साथ ही साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा मुझे ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी। 20 करोड़ का जो न्यू वाला है उसके ऊपर 20% तो 4 करोड़ रुपए का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। टोटल डेप्रिसिएशन 10 करोड़ का हमें मिलेगा फर्स्ट ईयर में। और सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 25 करोड़ अलाउड हो जाएगा। ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर एबीसी लिमिटेड के पास में 4 प्लांट है ABCD और जिसका डेप्रिसिएशन का रेट है 15% और ओपनिंग WDV है 5,40,000। 14th जून को एक प्लांट E which was initially purchased for 90,000 for conducting scientific research is transferred from laboratory to the factory। हमने पहले उस प्लांट एंड मशीनरी से साइंटिफिक रिसर्च किया था, तो अंडर सेक्शन 35 हमें 100% डिडक्शन मिल गई होगी। अब उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज नहीं कर रहे हैं और अपने बिजनेस नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज में ला रहे हैं, तो इसके ऊपर अलग से तो हमें अब कोई डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। नो अदर एसेट इज परचेज्ड और सोल्ड, तो हमें डेप्रिसिएशन का पता लगाना है इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो ओपनिंग WDV हमें बता रखा है 5,40,000 है,
प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 14 जून को हमने प्लांट ई फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च लाए और उसकी कॉस्ट नील लेंगे। कॉस्ट नील इसलिए लेंगे क्योंकि उसके ऊपर 100% हमें डिडक्शन मिल चुका है ऑलरेडी, तो उसकी कॉस्ट अब नील हो चुकी है। तो हमारी जो क्लोजिंग WDV है वो 5,40,000 हो जाएगी और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 15% लगेगा। तो 5,40,000 इंटू 15%, 81,000 रुपीज का हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा करंट ईयर का। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें सेक्शन 35 में कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड हो गया है और साइंटिफिक रिसर्च, तो उसके ऊपर अलग से हमें और कोई बेनिफिट मिल नहीं पाएगा। जब ये एसेट सोल्ड होगी तो हम इसी ब्लॉक में से लेस कर देंगे जो भी सेलिंग प्राइस होगा। अब है डिडक्शन ऑफ पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी और टू यूनिवर्सिटी और टू IIT, सेक्शन 35 2AA। तो अगर असेसी पेमेंट करता है नेशनल लेबोरेटरी को, यूनिवर्सिटी को या IIT को और स्पेसिफाइड पर्सन जो भी अप्रूव्ड है, स्पेसिफिक with the specific direction that sum shall be used for scientific research in the program approved by the government, तो 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अगेन वो पहले की तरह ही है, यहाँ पर भी आपको 100% की डिडक्शन मिल रही है 35 2A में। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप सेक्शन 35 2AA में नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, IIT को या कोई और स्पेसिफाइड पर्सन को जो डायरेक्शन के हिसाब से पैसा देगा उस पर आपको 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ साइंटिफिक रिसर्च के लिए 20 लाख रुपए दिए के रिसर्च को, तो 100% डिडक्शन मिल जाएगी। पेमेंट मेड टू LMN कॉलेज, तो यहाँ पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह है सबको मिल जाएगी, पहले भी आ चुका है ये। तो यहां लिखा है के रिसर्च एंड LMN आर अप्रूव्ड, OPQ अप्रूव्ड नहीं है तो यहां पर आपको नहीं मिलेगी डिडक्शन। नेशनल लेबोरेटरी को आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मशीनरी परचेज फॉर इन हाउस रिसर्च, तो यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 35 में, पूरा 25 लाख सेक्शन 35 में मिल जाएगी डिडक्शन। और सैलरी इन हाउस रिसर्च के लिए ये भी सेक्शन 35 में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो सारी की सारी डिडक्शन मिलेंगी, केवल एक पेमेंट टू OPQ कॉलेज है वो नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 20 एक्स लिमिटेड है और ये आपको बता रहे हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन है इनके पास रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये आपसे पूछ रहे हैं कि सेक्शन 35 में हमें क्या डिडक्शन और कितनी डिडक्शन मिलेगी। जैसे इन्होंने अमाउंट का पेमेंट करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, IIT को पेमेंट करा है, कंपनी को पेमेंट करा है, तो 100% डिडक्शन मिल जाएगी इनको। इन हाउस रिसर्च किया है, 100% डिडक्शन मिल जाएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर है 7,50,000 का, लेकिन इसके अंदर 5 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड है, तो इनको 2,50,000 का 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो जो टोटल डिडक्शन मिलेगी 1 लाख, 2,50,000, 4 लाख, 3 लाख एंड 2,50,000। तो टोटल अमाउंट हो गया 13 लाख रुपीस
13 लाख रुपए का इन्हें डिडक्शन मिल जाएगा। तो वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल कि आपको लगभग हर चीज में 100% या अबव 100% का डिडक्शन मिलता है अगर आप साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, बट एक्सक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ लैंड। ओके, सपोज बच्चों आप लोग कहीं डोनेट कर रहे हैं पैसे को, लेकिन आपका बिजनेस नहीं है कोई भी, तो सेक्शन 35 अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेक्शन 35 तभी अप्लाई होता है जब आपकी बिजनेस की इनकम होती है। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है ही नहीं तो एज ए एक्सपेंस बिजनेस की इनकम निकालते हुए खर्चा अलाउ नहीं हो पाएगा। तो क्या आप डोनेट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपको ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 80GGA छूट मिलेगी। The deduction under this section is available to all assessee, whether resident or non-resident, for the amount donated for the purpose of scientific research. Such donation can be made to associations, universities, colleges, or institutions which are approved under section 35, or approved research associations which have as its object undertaking research in social science or statistical research। तो जो सेक्शन 35 में पड़ा वो सब यहाँ पर आ जाएगा। डिडक्शन इज अलाउड इफ GTI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम अंडर दैट PGPP मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, क्योंकि अगर आपका बिजनेस की इनकम है फिर तो आपको वहीं छूट मिल जाएगी, तो यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, ये उन्हीं को मिलेगी जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है। If deduction is claimed under this section, then no deduction shall be allowed for such payment under any other provision of this act. Section 80GGA 2A, if donation is made in cash and amount is less than or equal to 10,000, then deduction shall be allowed. But if donation is made in cash and amount is more than 10,000, then deduction will not be allowed. तो ये था सेक्शन 80GGA जो बिल्कुल ये कहता है कि जैसे सेक्शन 35 में छूट मिलती है वैसे ही 80GGA में मिलेगी उन लोगों को जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है। चलिए मेन बात पर आते हैं, वो है कि जो आपके पास साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट आएगी उसको यूज करने के बाद जब आप बेचेंगे तो क्या होगा। तो सेल ऑफ एसेट विच हैव बीन यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, any amount realized on transfer of asset which have been utilized for scientific research is taxable as business income to the extent of deduction allowed under section 35 जो कि 100% है। तो 100% छूट मिल चुकी है आपको, तो 100% अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अलग अलग सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं। असेट इज सोल्ड विदाउट यूजिंग इट फॉर एनी अदर बिजनेस पर्पस, आप उसे यूज कर रहे थे साइंटिफिक रिसर्च के लिए और जैसे ही साइंटिफिक रिसर्च का काम पूरा हुआ तो आपने उसको बेच दिया। इन दिस केस दिस सेक्शन विल अप्लाई एंड द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी द, अगर आपका, मैं आपको एक इमेजिनरी एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लेते हैं कॉस्ट है 5,000, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 5,000 मिल चुकी होगी, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी एक तरीके से असेट की WDV नील है। अब उसको जो बेच दिया आपने 4,000 में बेच दिया, तो लिखा है कि आपको सेलिंग प्राइस और जो डिडक्शन मिला था वो है ना, इसमें से जो भी कम है वो बिजनेस की इनकम है। तो 4,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ है एक तरीके से, क्योंकि WDV नील थी, सेलिंग प्राइस 4,000 है तो प्रॉफिट 4,000 है, तो ये 4,000 का प्रॉफिट बिजनेस इनकम माना जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी बिजनेस की तरह खर्चे में अलाउड हुआ। कैपिटल गेन शैल अराइज इफ सेलिंग प्राइस एक्सीड द कॉस्ट प्राइस। अब मान लिया यहाँ पर सेलिंग प्राइस 6,000 हो जाए, तो 6,000 होने का मतलब आपको 6,000 की बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी। बिजनेस इनकम मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितना आपने डेप्रिसिएशन लिखा।
तो डेप्रिसिएशन 5000 लिखा, डेप्रिसिएशन लिखा ऐसा बोलो, या सेक्शन 35 में छूट मिली 5000। तो ये जो 5000 रुपये का प्रॉफिट आप लोगों को ऑलरेडी एक्सपेंस चार्ज कर चुके हैं, वो अब प्रॉफिट माना जाएगा। और इसके ऊपर का जो अमाउंट है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, ये आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं असेट को यूज करा है बिजनेस के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो अब नील है, क्योंकि 100% तो छूट मिल चुकी। तो एक्चुअल कॉस्ट जीरो लेते हुए, नील मानते हुए इसे ब्लॉक में ऐड कर देंगे, और उसके बाद तो ब्लॉक की अदर एसेट के साथ जो सेलिंग प्राइस है वो माइनस हो जाएगा, और सेक्शन 50 भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ब्लॉक है प्लांटर मशीनरी का 40,000 का, एक आपने एसेट यूज करी तो प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, क्योंकि 100% इस पे खर्चा आपको सेक्शन 35 में मिल चुका है। अब जिस साल सेल करेंगे, मान लिया इसी साल सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस मान लिया 2000 है, तो 2000 माइनस हो जाएगा। तो ये काम हम करेंगे। क्लियर? सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस, तो सेलिंग प्राइस अप टू कॉस्ट, तो बिजनेस इनकम है, और उसके ऊपर कैपिटल गेन है। और अगर यूज कर लेंगे, तो जब यूज करेंगे तो इसे नील ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐड कर देंगे, और जब बेचेंगे तो जो भी WDV है उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल 21 में आपको कराता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 21, ABC एंटरप्राइज है, उन्होंने एक एसेट खरीदी है 5 लाख रुपए की 18/8/2018 को साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो इस पर 100% की छूट मिल गई होगी प्रीवियस ईयर 18-19 में, मतलब असेसमेंट ईयर 19-20 में। अब 17/7/2019 को रिसर्च का काम पूरा हो गया है, तो 31 मार्च 2019 को असेट को हमने बेच दिया है। इसमें जो डेट है वो यहाँ पर मेरे ख्याल से 31 मार्च 20 होना चाहिए। 1 लाख रुपए में बेची है, सेलिंग प्राइस 1 लाख है, आफ्टर यूजिंग द सेम फॉर बिजनेस पर्पस अदर देन साइंटिफिक रिसर्च, और WDV हमारी 4,80,000। तो हमने क्या बात करी थी? हम लोगों ने बात करी थी कि ओपनिंग WDV लिखेंगे 4,80,000 प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, जो हमने असेट खरीदी है वो नील है, वो गई, और माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस 1 लाख, तो हमारी क्लोजिंग WDV हो जाएगी 3,80,000। इससे ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 15%, 57,000। ठीक है, और WDV ओपनिंग WDV फॉर नेक्स्ट ईयर 3,23,000। ये था 1A। अब बात करते हैं 1B की। बिना यूज करे बेच दिया, तो असेट के लिए हमने यूज नहीं करा, ओपनिंग WDV 4,80,000, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा
4,80,000 into 15%, तो इस पे सॉरी इस पर हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 4,80,000 का, सॉरी बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी, 4,80,000 का 15%, 72,000, और नेक्स्ट ईयर के लिए 4,08,000 हमारी ओपनिंग WDV हो जाएगी। ठीक है, ओपनिंग WDV फॉर नेक्स्ट ईयर। और अब हम जब बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस इज 1 लाख और डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 जो मिली थी आपको, वो मिली थी एसेट की कॉस्ट जो थी 5 लाख, तो जो भी कम हो वो आपकी बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। तो ये 1B हो गया। अब हम बात करते हैं 2A। 7 लाख रुपए में बेच रहे हैं, ओपनिंग WDV 480 प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल माइनस सेलिंग प्राइस 7 लाख। क्लोजिंग WDV कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो निल आ जाएगा। डेप्रिसिएशन निल, नेक्स्ट ईयर के लिए WDV निल। तो ये तो हो गया हमारा। अब हमारा जो ऊपर का अमाउंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, सेलिंग प्राइस 7 लाख और ओपनिंग WDV 480, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,20,000 अंडर सेक्शन 50। चलिए लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग। 2B, बिना असेट को यूज करे हमने 7 लाख में बेचा है, तो बिजनेस में डेप्रिसिएशन तो वही मिलेगा जो 1B में था, 72,000, और सेलिंग प्राइस 7 लाख, जो डिडक्शन मिली थी 5 लाख, जो भी कम है विच एवर इज लेस, वो टैक्सेबल हो जाएगा एज बिजनेस इनकम 5 लाख, और 5 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है वो कैपिटल गेन होगा। कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस 7 लाख माइनस कॉस्ट 5 लाख और 2 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो मैंने कोशिश की आपको सारी बात समझाऊं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा जरूर।